हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें जो हमारी जो पीछे की क्लास थी उसमें हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश था, हमारा ये टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने जो अरावली प्रदेश है आपका और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये पहले क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है कितने जिलों में फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है भाई? 7 जिलों में। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो वो जिले भी हमें याद होने चाहिए। तो वो 7 जिले हैं आपके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो। पहला आ जाएगा आपका बारा बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर और एक आपका आ जाएगा सवाई माधोपुर और कोटा। इन जिलों में ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये फैला हुआ है। तो प्रश्न आपको यदि पूछ ले कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो आपको ये जिले बता दिए। बारा है, बूंदी है, झालावाड़ है, कोटा है, करौली है, धौलपुर और सवाई माधोपुर है और 7 जिलों में इसका विस्तार है। बात करते हैं हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 6.89 कितना है, 6.89% इसका क्षेत्रफल है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6.89% इसका क्या आपका क्षेत्रफल है। बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें जो जनसंख्या है आपकी वो 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो इसका क्षेत्रफल था उसके बारे में आपको बताया कि इसका क्षेत्रफल है 6.89% है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम है तो जनसंख्या भी यहाँ पे क्या करेगी, कम निवास करेगी। अब बात करते हैं हम इसकी जो औसत ऊंचाई है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी जो औसत ऊंचाई है उसका भी पता होना चाहिए। तो इसकी औसत ऊंचाई है वो आपकी 500 मीटर है। कितनी है जी? 500 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो गई? 500 मीटर हो गई। बात करते हैं हम इसकी जो मिट्टी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें मिट्टी है वो आपकी पाई जाती है काली। कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। इसको वर्टिसोल्स मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसोल मिट्टी भी कहा जाता है। तो मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, या इसको भी कहते हैं वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें मिट्टी है वो काली मिट्टी, वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए। किसके लिए? कपास फसल के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। कपास फसल के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। ये भी आपको याद करना जरूरी है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास की जो फसल होती है उसके लिए उपयोगी है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी जो जलवायु है कि जो हमारी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी पाई जाती है। तो इसकी जलवायु है वो आपकी पाई जाती है उष्ण आर्द्र। कैसी पाई जाती है? उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें जलवायु कैसी पाई जाती है? तो जलवायु है वह आपकी उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं इसकी जो मुख्य फसल है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें कौन कौन सी जो फसलें हैं वो अधिक बोई जाती हैं या उनका उत्पादन अधिक होता है। तो वो कौन सी फसल है? तो वो आपकी एक तो हो जाएगी सोयाबीन। कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी हो जाएगी सोयाबीन, दूसरी आपकी एक हो जाएगी कपास। मैंने बताया था ना कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है,
तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ की मुख्य फसल है वो कपास और सोयाबीन है। कौन सी है, कपास और सोयाबीन यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। बात करते हैं हम आगे कि जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये कौन से पठार का हिस्सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय पठार आपका मालवा का पठार है इसका हिस्सा है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार व मालवा के पठार का क्या है जी, हिस्सा, पठार का किसका हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो कौन से पठार का हिस्सा है, तो वो आपके प्रायद्वीपीय पठार है, मालवा का पठार है, इसका हिस्सा माना जाता है। बात करते हैं हम अब जो हमारा पठारी भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो पठारी भाग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, जो हमारा पठारी भाग है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं जी, 3 भागों में बांटते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो वो भी देखते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी है जी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। दूसरा है इसके अंदर आपका डग गंगधर क्षेत्र। और तीसरा हम बांटे तो वो आ जाएगा आपका शाहबाद। कौन सी आ जाएगी, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है जी। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, डग गंगधर क्षेत्र और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, इन 3 भागों में बांटा गया। अब जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से जिलों में इनका विस्तार है, तो वो आपके आ जाएगा एक तो कोटा और एक आपका झालावाड़। कोटा और झालावाड़ में इनका क्या है जी, विस्तार है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार कहाँ पे है, तो इनका विस्तार है आपका कोटा और झालावाड़ में। दूसरा है डग गंगधर क्षेत्र है और तीसरा आपका शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, जो 12 जिले का जो क्षेत्र है वो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम आगे जो मानसीमा भ्रंश है, जहाँ पे हमारे अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला है उनका जो मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, मानसीमा भ्रंश कहा जाता है। मानसीमा भ्रंश है वो कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो वो देखें तो वो फैला हुआ है आपका एक तो बूंदी में, कहाँ पे फैला हुआ है, बूंदी में, और एक सवाई माधोपुर में। बूंदी और सवाई माधोपुर में क्या फैला हुआ है, मानसीमा भ्रंश फैला हुआ है। तो मानसीमा भ्रंश आपको पता चल गया कि जो अरावली पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला है इनका जो मिलन स्थल है वो उसको क्या कहते हैं, मानसीमा भ्रंश कहते हैं। वो कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो वो बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। बात करते हैं हम आगे। अब इसकी विशेषताएं थी वो तो हमने पढ़ी है पूरी, जैसे मिट्टी है, जलवायु, मुख्य फसल है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, किसका हिस्सा है, कितने जिलों में फैला हुआ है, ये बातें हमने पूरी पढ़ ली। कितने भागों में इसको बांटा गया है ये बातें भी हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि जो हमारे कुछ पठार हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, जो मोस्ट आपके पठार हैं वो हम पढ़ेंगे। तो दक्कन का जो लावा पठार है वो कहाँ पे है, तो दक्कन का जो लावा पठार है वो आपका हो जाएगा एक तो आपका 12 और बूंदी में। दक्कन का जो लावा पठार है वो 12 बूंदी में है। कहाँ पे है, 12 बूंदी में है। कहाँ पे है, 12 बूंदी में। दक्कन का लावा पठार है वो 12 बूंदी में है जी। आगे है हमारा उड़िया का पठार है। जो उड़िया का पठार है वो कहाँ पे है, तो उड़िया का पठार है वो आपका सिरोही में है जी। कहाँ पे है, सिरोही में है जी। इसकी ऊंचाई माने तो हम 1360 मीटर है इसकी। कितनी है, 1360 मीटर ऊंचाई। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। क्या है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। कहाँ पे है जी, सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है जी, तो 1360 मीटर है।
बात करते हैं आगे मेसा के पठार। मेसा का पठार कहाँ पे है? तो मेसा का पठार है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है जी। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। कितनी है? 620 मीटर है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 620 मीटर इसकी ऊंचाई है जी। बात करते हैं आगे बोराट के पठार की। तो बोराट का पठार है वो कहाँ पे है? तो ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है। कहाँ पे है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। बोराट का पठार है वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है। कहाँ तक है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है। आगे बात करें लसाड़िया के पठार की। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है जी? उदयपुर में। कहाँ पे है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है। आगे हम पढ़ें ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है? तो यह बिजोलिया से चित्तौड़। बिजोलिया से चित्तौड़। बिजोलिया कहाँ पे है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। तो कहाँ से? बिजोलिया से चित्तौड़ तक ऊपरमाल के पठार का विस्तार है जी। आगे बात करें बोमट का पठार। तो बोमट का पठार है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। कहाँ पे है जी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ये हमने बातें देखी। अब एक बार हम इनका रिपीट करते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। 7 जिले कौन कौन से हैं? 12 है। बूंदी है, झालावाड़ है, कोटा है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। ये 7 जिलों में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या है जी? विस्तार है। अब बात करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये कौन से पठार का हिस्सा है? तो ये कौन से पठार का हिस्सा बताया था मैंने? प्रायद्वीपीय पठार और मालवा के पठार का क्या है जी? हिस्सा माना जाता है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार और मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है। हमारे पठारी भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कोटा और झालावाड़ में है। कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। दूसरा है हमारा डग गंगदर क्षेत्र। कौन सा है? डग गंगदर क्षेत्र। तीसरा है हमारा जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है बारावाला, वो उसका तीसरा क्षेत्र है। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो 6.89% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। बात करें इसकी जनसंख्या की कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में? तो जनसंख्या है वो आपकी 11% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है जी? निवास करती है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या भी यहाँ पे क्या होगी? कम में पाई जाएगी। अब बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है आपकी 500 मीटर। कितनी है जी? 500 मीटर। मिट्टी कैसी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में? तो मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी, इसी को वर्टिसोल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? वर्टिसोल मिट्टी कहते हैं। वर्टिसोल काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो कपास की फसल है, इसके लिए क्या क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की फसल के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उष्ण आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? तो इसकी मुख्य फसल है वो सोयाबीन है और कपास है। सोयाबीन और कपास यहाँ की क्या मुख्य फसलें हैं। अब जो मैंने बताया था कि मानसीमा भ्रंश जो अरावली पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला है उनका जो मिलन स्थल है उसको क्या कहते हैं? मानसीमा भ्रंश कहते हैं। वो किसके कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो वो आपका बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। अब कुछ जो हमारे पठार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पठारों में देखा हमने दक्कन का लावा पठार था वो बाराबूंदी में है। उड़िया का पठार है आपका वो सिरोही में है, सबसे ऊंचा पठार है और 1360 मीटर की इसकी क्या है? ऊंचाई है जी। मेसा का पठार अगला वो चित्तौड़गढ़ में है, इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। कितनी है? 620 मीटर है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है हमारा बोराट का पठार। बोराट का पठार है
वो गोगुंदा से कुम्भलगढ़ तक है। कहाँ तक है? गोगुंदा से कुम्भलगढ़ तक है। अगला है हमारा लसाड़िया का पठार, वो है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला है इसमें ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ तक है। कहाँ तक है? बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ तक ऊपरमाल का पठार है। अगला है हमारा बोमट का पठार, तो बोमट का पठार है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आज की हमारी इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश थी, इसकी जो विशेषताएं थी वो हमने कंप्लीट पढ़ ली। अब हमारा एक प्रदेश रह गया है और वो रहा हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। वो थोड़ा ज़्यादा लम्बा है, तो उसके लिए जो हमारी क्लास है वो शायद 2 क्लास तो उसकी हो जाएगी। तो आज के लिए इस क्लास में हमने जो पढ़ा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। और हमारी नेक्स्ट क्लास है वो हमारी जो मरुस्थलीय प्रदेश पे रहेगी, और उसके बाद हम हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब के लिए आपको धन्यवाद। और जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। सभी का धन्यवाद।